स्त्री दर्पण और साखी के पेज से आज कवि केदारनाथ सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर हम आपसे मुखातिब हैं। इसके लिए मैं स्त्री दर्पण के संयोजक बंधुवर विमल कुमार का आभारी हूँ, जिन्होंने केदारनाथ सिंह की कविताओं में स्त्री विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है या अवसर दिया है। केदारनाथ सिंह की कविता पढ़ते हुए और केदारनाथ सिंह के जो पाठक हैं वो सब जानते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्री वैसे ही उपस्थित है जैसे कि हवा में ऑक्सीजन। स्त्री की उपस्थिति केदारनाथ सिंह एक ऐसे कवि हैं जो काफ़ी हद तक स्त्री को जानते हैं। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जिनमें स्त्री को जानने के बारे में, स्त्री को जानने की कोशिश के बारे में बात की गई है। और ऐसा लगता है केदारनाथ सिंह के लिए स्त्री को जानना जैसे पूरी कायनात को जानना है, जैसे प्रकृति को जानना है, जैसे खुद को जानना है। वो स्त्री को अपने अस्तित्व से भिन्न किसी दूसरे अस्तित्व के रूप में देखने के बजाय एक परस्पर पूरक अस्तित्व को संपूर्णता देने वाली शख्सियत के रूप में स्त्री को जानते और पहचानते हैं। एक कविता है केदारनाथ सिंह की जो एक स्त्री को जानता है। बहुत विलक्षण कविता है ये। उसमें कहते हैं कि हवा को बहने दो और उस स्त्री को भूल जाओ जिसे तुम प्यार करते हो। इसमें तुम्हें जंगली पत्तों की खुशबू और एक जानवर के रों की गर्माहट मिलेगी। तुम्हें एक मजबूत पत्थर मिलेगा जिस पर तुम बैठ सकते हो। पत्थर को छुओ, तुम्हें पानी का संगीत सुनाई पड़ेगा। एक पत्ता उठा लो, एक पत्ता उठा लो और तुम पाओगे तुम उसकी नसों में खून की तरह बह रहे हो। तुम बाहर निकलोगे और तुम्हें सूरज मिल जाएगा, अपनी भीड़ों को हाँकता हुआ गडेरिया सूरज। उसे देखो, उसे पहचानो, उसे महसूस करो अपनी गर्दन और ललाट पर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि स्त्री को जानना केदारनाथ सिंह के लिए वैसे ही है जैसे कि पूरी प्रकृति को जानना, पूरी कायनात को जानना। एक अद्भुत बात इस कविता में आगे वो कहते हैं कि तुम शहर में हो सकता है, तुम अपने शहर में घुसो और तुम्हें लगे कि शहर एक स्त्री की अनुपस्थिति का दूसरा नाम है। हो सकता है तुम अपने शहर में घुसो और तुम्हें लगे कि शहर एक स्त्री की अनुपस्थिति का दूसरा नाम है। यानी स्त्री की अनुपस्थिति को भी
केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्री की अनुपस्थिति भी इस सघन ढंग से उपस्थित है, उसकी उपस्थिति की सघनता इतनी सांद्र है कि जैसे लगता है कि पूरा का पूरा शहर उस स्त्री की अनुपस्थिति में बदल गया है। ये कविता एक तरह से, जिसमें कहा गया है कि स्त्री को भूल जाओ जिसे तुम प्यार करते हो, भूल कर भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरफ फेंक रहा है, जड़ें तुम्हारी खून में फैलती जा रही हैं, तुम्हें लगेगा एक खास तरह की से स्त्री की उपस्थिति और स्त्री की अनुपस्थिति और स्त्री का स्मरण और स्त्री को जानना एक खास तरह से हमारे अस्तित्व को, हमारी चेतना को, कवि के अस्तित्व को, कवि की चेतना को जीवंत बनाता है। केदारनाथ सिंह की कविता में हम ये बात महसूस करते हैं। ये अद्भुत कविता है और इस कविता को बार बार पढ़े जाने की ज़रूरत है। चौंको मत, इसमें कोई अजूबा नहीं है। जो एक स्त्री को जानता है उसके लिए कुछ भी अजूबा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि केदारनाथ सिंह के लिए स्त्री को जानना समूची कायनात को जानना है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यन न भारते तन न भारते, जो महाभारत का में नहीं है वह भारत में नहीं है। जो कुछ भी जानने योग्य है, जो कुछ जानना चाहिए, वह सब महाभारत में है। केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्री लगभग उसी रूप में प्रकट होती है। जो एक स्त्री को जानता है उसके लिए कुछ भी अजूबा नहीं है। यानी स्त्री को जानने का मतलब पूरी प्रकृति को जानना है, पूरी कायनात को जानना है। आगे बढ़ो थोड़ा और आगे, और अंत में तुम्हें नदी दिखाई पड़ेगी। एक लंबे सफ़र के बाद नदी को देखना तुम्हें रोमांचकारी लगेगा। तुम हैरान रह जाओगे यह देखकर कि पानी में आज भी वही चमक है जो पिछले मार्च में तुमने देखी थी। तो ये पानी में आज भी वही चमक है। एक नदी बीच में आ रही है, पत्थर आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं, सूरज आ रहा है, अपनी भेड़ों को हाँकता हुआ गडेरिया सूरज आ रहा है। तो एक तरह से स्त्री के जीवन में, स्त्री की मनोरचना में, स्त्री की आकांक्षाओं में, स्त्री के सपनों में, स्त्री की सृजनात्मकता में, ये बंद कर देना, कवि प्रवेश करता है और वहाँ उसको प्रकृति के सारे रहस्य दिखाई पड़ते हैं। और केदारनाथ सिंह की जो समूची काव्य यात्रा है, उस समूची काव्य यात्रा में ऐसा लगता है कि उनकी कविताएं स्त्री को जानने की एक सतत साधना है। और यह भी लगता है कि जैसे स्त्री के बगैर यह प्रकृति अधूरी है, ये कायनात अधूरी है, यह दुनिया अधूरी है। तो एक संपूर्णता के लिए स्त्री को जानना कवि का एक जरूरी उद्यम है, एक जरूरी कसमकस है कि हमारी चेतना स्त्री को समग्रता में जाने। स्त्री को जानकर ही हम
प्रकृति को, कायनात को, सृष्टि को जान पाएंगे। तो ये जानने का उद्यम करती हुई कविता है केदारनाथ सिंह की कविता। हमें और भी कविताएं ऐसी मिलती हैं। जो केदार जी की सबसे लंबी कविता है बाघ। बाघ कविता में एक पंक्ति आती है। यह कविता जो थी कि जो एक स्त्री को जानता है, और बाघ में एक पंक्ति आती है कि मैं एक स्त्री को जानता हूं, जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पास ढेरों कहानियां थीं बाघ के बारे में और नदियों के बारे में और उन बहुत से शहरों के बारे में जिनके नाम किताबों में नहीं कहीं मिलते। उसका विश्वास था कि बाघ एक जादू है और इतना विकट कि अंधेरे में नाम लो तो प्रकट हो जाए। उसका ख्याल था, उस स्त्री का ख्याल था कि यह जो प्यार है, यह जो हम करते हैं एक दूसरे से, यह जो प्यार है, यह जो हम करते हैं एक दूसरे से या फिर नहीं करते, यह भी एक बाघ है। और इतना करीब कि ध्यान से सुनो तो तुम अपनी छाती में सुन सकते हो उसके भारी पंजों की आवाज। यहां मैं कह रहा था, जिस परस्परता की बात कर रहा था, कि या तो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से अथवा नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए, या तो प्यार करते हुए हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, अपने होने को महसूस करते हैं, अथवा प्यार न करते हुए अपने को महसूस करते हैं। तो यहाँ हमको ये दिखाई पड़ता है कि केदारनाथ सिंह का जो एक स्त्री के बारे में नज़रिया है, जो स्त्री और पुरुष को एक आमने सामने एक द्वैत के रूप में देखने का जो अभ्यास है हमारे समाज में या हमारी दुनिया में, एक द्वैत के रूप में स्त्री और पुरुष को देखने का जो अभ्यास है, उससे अलग केदारनाथ सिंह एक ऐसी परस्परता प्रस्तावित करती है। केदारनाथ सिंह की कविता जिसमें स्त्री के बगैर पुरुष स्वयं को परिभाषित नहीं कर सकता। पुरुष को अगर परिभाषित होना है तो या तो वो प्यार करते हुए या प्यार न करते हुए, लेकिन स्त्री की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के सापेक्ष ही वह अपनी चेतना को, अपनी चेतना की प्रकृति को, अपने अस्तित्व की प्रकृति को जान और पहचान सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता में एक स्त्री, एक परस्परता, एक पूर्णता, और ये कविता की जो यात्रा है लगातार उस पूर्णता की तलाश है, उस परस्परता की तलाश है, उसकी खोज है। कहीं न कहीं एक बेचैनी है, स्त्री को जान लेने की एक बेचैनी है। एक कविता और है केदारनाथ सिंह की, बारिश में स्त्री, और ये चाहे तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी ऐन्द्रिक कविता है, जिसमें स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की ओर भी हमारा ध्यान जाता है, उसके शारीरिक आकर्षण की ओर हमारा ध्यान जाता है। कविता ध्यान दिलाती है कि अचानक आ गई बारिश, छाता नहीं था मेरे पास, उसके पास, कि अचानक आ गई बारिश, छाता नहीं था उसके पास, मेरे पास होने का सवाल ही नहीं था। सो भीगते रहे हम, भीगते हुए वह एक किताब की तरह खुली थी, जिसके अक्षर पूरी तरह धुल पुछ गए थे, जिसके अक्षर पूरी तरह से धुल पुछ गए थे, और खुशखत बारिश मानो नए सिरे से
उसके वक्ष पर, कंधों पर, ठुड्डी पर, बालों पर लिखे जा रही थी कोई तरल इबारत, जिसे पढ़ रही थी मेरी आंखें और सुन रहे थे मेरे कान। पानी के इतिहास का वह दुर्लभ क्षण था जब मेरी आंखों के आगे एक नई वर्णमाला का जन्म हो रहा था। एक स्त्री शरीर से शरीर की अपनी वह एक चंपई स्याही थी जिसमें छप 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 छपते जा रहे थे अक्षर, और अपनी त्वचा से छन कर वह उन्नत शरीर अपनी सारी समृद्धि में धीरे धीरे बदलता जा रहा था पानी के अपने एक महावाक्य में। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि इस कविता में स्त्री के का जो पार्थिव सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य है, उसको रेखांकित करती हुई सी कविता है। और पानी में भीगना, पानी में भीगा हुआ शरीर और उसका अपना एक सौंदर्य। लेकिन एक इसके साथ समानांतर एक बात चलती चली आ रही है जिसमें स्त्री को परिभाषित करने के लिए एक नई वर्णमाला जन्म ले रही है और नए अक्षर जन्म ले रहे हैं, नई वर्णमाला जन्म ले रही है। और ये नई वर्णमाला मिल करके स्त्री को परिभाषित करने के लिए जैसे पानी एक नए तरह का महावाक्य रच रहा है, उस महावाक्य के भीतर ही स्त्री को जाना और समझा जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। केदारनाथ सिंह के यहाँ उनकी कविता में स्त्री के उतने ही रंग मिलते हैं जितने रंग हमारे जीवन में स्त्रियों के हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम स्त्री को कुछ खांचों में बांटकर देखने के, रिश्तों के खांचों में बांटकर देखने के अभ्यासी हैं। इस अभ्यास के चलते कभी बहन तो कभी बेटी तो कभी माँ तो कभी प्रेयसी तो कभी पत्नी, ये सारे रूप केदारनाथ सिंह के यहाँ भी आते हैं। प्रेयसी भी आती है, पत्नी भी आती है, माँ भी आती है। लेकिन इन सब से परे स्त्री के मन की जो संरचना है, स्त्री के मन का जो आख्यान है, वह आख्यान केदारनाथ सिंह की कविता उस आख्यान को पढ़ना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी रिश्ते को लेकर के जो एक आम तौर पर उसे गौरवान्वित करने की कोशिश होती है, उससे परे केदारनाथ सिंह की कविताएं स्त्री के स्त्रीत्व को और उस स्त्रीत्व को जो हमारी इस प्रकृति को, हमारी इस कायनात को, हमारे इस जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, उसको समझने की, जानने की एक उत्कंठा, एक ललक, एक कोशिश करती हुई केदारनाथ सिंह की कविताएं और उनकी कविताओं में जो मौजूद स्त्री है, उसका वह रूप हमको दिखाई पड़ता है। एक कविता है, एक प्रेम कविता को पढ़कर, उस लंबी प्रेम कविता को पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद कर दी और पूछा, बत्तखें कहाँ हैं? मुझे आश्चर्य हुआ, दूर दूर तक वे कहीं नहीं थीं। यह कविता की तीसरी पंक्ति थी या शायद पांचवी, जहां मुझे पहली बार लगा था कि यहाँ बत्तखें हो सकती हैं। मैंने उनके डैनों की छप छप सुनी थी। यह मेरा भ्रम भी हो सकता है।
वह स्त्री न जाने कितनी देर से कविता की 12वीं पंक्ति में खड़ी थी। वह स्त्री न जाने कितनी देर से कविता की 12वीं पंक्ति में खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। उसे कहाँ जाना है, कविता इसके बारे में बिल्कुल चुप थी। सिर्फ एक हल्की सी धूप स्त्री के कंधों पर पड़ रही थी। कविता की 17वीं पंक्ति से छनकर स्त्री खुश थी। कम से कम उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था कि कविता की 21वीं पंक्ति तक आते जाते जाते वह अचानक गायब हो जाएगी, जैसे हर स्त्री हो जाती है। जहाँ अगली पंक्ति शुरू होती है, साखू के पेड़ वहीं खड़े थे। पेड़ कविता में एक अजब सी दहशत पैदा कर रहे थे। हर अगली पंक्ति एक गहरी आशंका थी, हर अगली पंक्ति के बारे में। अगर मैं भूलता नहीं तो यह कविता की 19वीं पंक्ति थी, जहाँ स्त्री आलू चीर रही थी। गोल और भूरे आलू चीरे जा रहे थे कविता के अंदर। कविता ज़्यादा चुप, ज़्यादा ठोस होती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि यह कटती हुई सब्जी की खुशबू थी जो स्त्री को बचाए हुए थी। अगली अनेक पंक्तियों तक, 22वीं तक जाते जाते मुझे लगा कविता अपनी जगह बदल रही है। एक तेज गोली की तरह स्त्री के कंधों से होती हुई साखू के पेड़ों की ओर चली गई थी कविता। उसके आगे कोई पंक्ति नहीं थी, कोई शब्द नहीं था कविता में। उसके आगे सिर्फ स्त्री थी, सिर्फ उसके कंधे, उसकी पीठ, उसकी आवाज़। सिर्फ स्त्री थी जो पूरी की पूरी कविता के बाहर खड़ी थी और कविता को ध्वस्त कर रही थी। ये जो आखिरी पंक्तियां हैं, जहां कवि हमको ले जाके खड़ा कर देता है, एक सब्जी काटती हुई स्त्री, बस का इंतजार करती हुई स्त्री, यहाँ और वहाँ जाती हुई स्त्री, दैनंदिन जीवन के कामों को निपटाती हुई स्त्री, प्रेम करती हुई स्त्री। लेकिन सारी कविता आखिर तक आते आते स्त्री कविता के बाहर खड़ी मिलती है और कविता को ध्वस्त कर रही है। ये शब्दों की एक सीमा का एहसास कवि को होता है। स्त्री की शख्सियत की जो कल्पना कवि के मन में है, या स्त्री के शख्सियत की जो पहचान कवि के सामने है, महसूस करता है कि ये जो शब्दों का जल है, उस शब्दों के जल से स्त्री की पूरी शख्सियत को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी शख्सियत का बयान करने में ये शब्द नाकाफी हैं, कविता नाकाफी है। हालांकि यह जानते हुए भी कि कविता की क्षमता के बाहर है स्त्री को परिभाषित कर ले जाना, कविता यह काम करती रहती है। ठीक इसी तरह केदारनाथ सिंह भी यह जानते हुए कि स्त्री कविता के बाहर खड़ी हो गई है और कविता को ध्वस्त कर रही है, वह शुरू से आखिर तक अपनी कविता में स्त्री को परिभाषित करने, उसे जानने, उसे पहचानने, उसे समझने, उसे बूझने, उसे महसूसने, उसके होने और उसके न होने, हर परिस्थिति में चेतना पर स्त्री की उपस्थिति, अनुपस्थिति, होना न होना क्या असर डाल रहा है, उनकी कविता इसकी भी गवाही देती है। कुछ छोटी छोटी कविताएं जो हम सबके ध्यान में हैं और हम सबके ध्यान में हैं, और केदारनाथ सिंह की
का ध्यान आते ही, कवि केदारनाथ सिंह को याद करते ही वे कविताएं अनायास हमारी स्मृति पटल पर आ जाती हैं। एक कविता है हाथ। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह सुंदर और गर्म होना, और दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। हर कवि की एक कल्पना होती है, वो एक जो सामाजिक यथार्थ है, हमारे समय का जो सच है, हमारे समय का ऐसा सच, हमारे समय का ऐसा यथार्थ जो हमें परेशान करता है, जो हमें तकलीफ देता है, जो हमें असुंदर लगता है, कभी उसके बरक्स एक सुंदर सच की कल्पना करता है। बड़े बड़े कवियों ने एक वैकल्पिक समाज की कल्पना की है। केदारनाथ सिंह की कविता में अन्यत्र भी वह कल्पना मिलती है, लेकिन एक कैप्सूल के रूप में ये जो छोटी सी कविता है, प्रेम कविता है। और जाहिर है कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, ये कविता को जब हम पढ़ते हैं तो अनायास ही एक स्त्री हाथ हमारी कल्पना में आता है। संभव है कि वह कोई पुरुष हाथ भी हो, ये ध्यान मुझे इसलिए आया कि एक व्याख्यान देते हुए नामवर जी ने, जो प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापक थे, बन्ने भाई, बता रहे थे कि उनके हाथ बड़े खूबसूरत थे, और उनके खूबसूरत हाथों को देख के बरबस मुझे केदार जी की एक कविता याद आती है। मेरा ख्याल है कि जब उनकी जन्मशती मनाई जा रही थी, उस समय केदार जी, नामवर जी ने ये व्याख्या की थी फैजाबाद में। लेकिन आम पाठक को हाथ कविता पढ़ते हुए उसका हाथ जब हम कहते हैं तो एक किसी प्रेयसी का, एक किसी स्त्री का, एक किसी स्त्री दोस्त का हाथ ही हमारी कल्पना में उभरता है। और कवि कहता है कि अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। एक ऐसी दुनिया है, ये गर्म होने का मतलब है कि एक जिंदा दिल दुनिया, एक ताजा, जिसकी रगों में ताजा रक्त दौड़ रहा हो, वो वह उष्णता दुनिया में हो, और एक सुंदरता हो दुनिया, एक दुनिया में एक सुंदरता हो। यानी एक एकांतिक क्षण में भी जो एक कवि का एकांतिक अनुभव है। प्रेमी का हाथ जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो एक बहुत एकांत का अनुभव होता है, लेकिन एकांत के अनुभव में कवि जो जिस सुख का अनुभव करता है, तुरंत उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये पूरी की पूरी दुनिया काश की ऐसी होती कि इस दुनिया में सारे लोग वैसी ही उष्णता का, वैसी ही उष्मा का, वैसी ही जीवंतता का, वैसे ही सौंदर्य का अनुभव कर पाते, जैसे सौंदर्य का अनुभव उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैं कर रहा हूं। एक खास स्त्री हाथ के साथ हाथ मिलाकर
अद्भुत सार्थकता का अनुभव कवि करता है, और उस सार्थकता के अनुभव में एक ऐसी विकलता कवि के भीतर है कि उस सार्थकता के अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उस अनुभव को पूरी दुनिया में ले जाना चाहता है, पूरी दुनिया को उसी अनुभव से संपन्न कर देना चाहता है। तो स्त्री की उपस्थिति किस तरह हमारे जीवन को और हमारी दुनिया को सुंदर और सार्थक बनाती है, केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्री का वही रूप हमको दिखाई पड़ता है। दो और अद्भुत कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान जो हमें अच्छी लगती हैं। एक कविता है जाना, यह भी बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। मैं जा रही हूं, उसने कहा। मैं जा रही हूं, उसने कहा, जाओ, मैंने उत्तर दिया। यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये एक स्त्री के बगैर हमारा जीवन अपूर्ण है। इस अपूर्णता का एहसास, ठीक है कि यह भी प्रेम कविता है, और एक प्रिय स्त्री जा रही है, मेरे घर से जा रही है, कि जीवन से जा रही है, कि शहर से जा रही है। इस जाने के बहुत विस्तृत आयाम हैं। वह पूछती है, कहती है कि मैं जा रही हूं, सूचित करती है, पूछ रही है, बता रही है। जाओ, मैंने उत्तर दिया। कवि उस स्त्री की, या कविता, कवि ना कहें, कविता, स्त्री की जो जाने की स्वतंत्रता है, जो जाने का निर्णय है, उस निर्णय के रास्ते में नहीं आता, कविता नहीं आती। मैं जा रही हूं, उसने कहा, जाओ, मैंने उत्तर दिया। एक स्त्री पुरुष संबंध में बहुत सारी पेचीदगियां हैं, और ख़ास तौर से इन पेचीदगियों की वजह से प्रेम जैसा संबंध, जिसमें एक इस तरह का पजेसिवनेस कभी कभी दिखाई पड़ता है कि वह प्रेम कितना प्रेम है और कितना हिंसा है, यह इसके समाजशास्त्र पर अलग से हम विचार कर सकते हैं। हम जीवन में भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, हम फिल्मों में भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं। तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और ये जो धारणा है, ये आगे बढ़ी तो इस कदर बढ़ी कि बढ़ी या बढ़ती है कि जो तमाम सारे किस्से होते हैं कि लोग तेजाब फेंक देते हैं, लोग हत्याएं कर देते हैं। यहाँ एकदम अपनी सारी उत्कंठा के बावजूद, सारी ललक के बावजूद, स्त्री जब कह रही है कि मैं जा रही हूं, तो जवाब दिया जा रहा है, जाओ। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। उसका हमारे घर से जाना, हमारे जीवन से जाना, हमारे शहर से जाना, ये हमारे लिए जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे,
गोया है कयामत का कोई दिन और, तो कयामत है उसका जाना। ठीक है, कयामत है, बर्बादी है, तबाही है, लेकिन इसके बाद भी ये एक अद्भुत डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी है प्रेम के भीतर, जिसमें कहा जा रहा है कि ठीक है, जाओ। हम उस तबाही को, उस बर्बादी को, उस कयामत को खुद भुगत लेंगे, उसका शिकार तुम्हें नहीं बनाएंगे, तुम्हारी आज़ादी को नहीं बनाएंगे। तो ये तो प्रेम कविता के रूप में इसकी व्याख्या है। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि स्त्री के बगैर हमारे समाज में ऐसे जीवन को बहुत महिमा मंडित किया जाता है, किया जाता रहा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, कि जैसे स्त्री को त्याग देना कोई बहुत बड़ी बात हो। यह कवि यह एहसास दिलाता है कि स्त्री के जाने से ये जो खौफनाक क्रिया है जो घटित होती है, जो जीवन में तबाही आती है, जो प्रकृति में तबाही आती है, जो एक सामाजिक संतुलन में तबाही आती है, तो स्त्री की जो महिमा है, स्त्री की जो उपस्थिति है केदारनाथ सिंह की कविता में, वह लगभग निर्विकल्प है। और उस निर्विकल्पता का एहसास केदारनाथ सिंह की कविताएं कराती हैं, स्त्री की निर्विकल्पता का। अब इसी के साथ एक और छोटी कविता और प्रेम कविता ही है, जो अनायास एक के बाद एक जैसे याद आ रही है। जैसे केदार जी की कविता में, इसी कविता में जिसको मैं उद्धृत करने जा रहा हूँ, उसमें है कि आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुध आना। तो वैसे ही ये तीनों कविताएं एक के बाद एक सिलसिले से याद आती चली गईं। आना जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आँच। आना आना जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और वायदों की धज्जियां उड़ाते हुए आना। आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुध आना। यह जो आमंत्रण है, आप देखें कि इस कविता में प्रेम कविता से अलग आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आँच। आना स्त्री का जीवन में आना जांगर का आना है, एक नव जीवन का आना है, एक पुनर्नवता का आना है। केवल जीवन में नहीं, केवल कविता में नहीं, पूरी कायनात में, पूरी प्रकृति में स्त्री की उपस्थिति को कवि इस रूप में देखता और महसूस करता है, और यह प्रस्ताव करता है कि हम इस रूप में स्त्री को देखें। एक कविता है जो आप सब जानते हैं कि केदार जी ने एक लंबा विधुर जीवन जिया। पत्नी की उनके मृत्यु जब वो 40 के रहे होंगे इसके आसपास हुई थी, और 80 पार करके वो हमारे बीच से विदा हुए। 84 के आसपास थे जब हमसे विदा हुए। तो एक लंबा विधुर जीवन उन्होंने जिया। उस
जीवन की पत्नी को किस रूप में हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। अमूमन हमारे समाज में स्त्रियों को लेकर के बहुत सारे, पत्नियों को लेकर के बहुत सारे चुटकुले होते हैं, और ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि पत्नी एक ऐसी उपस्थिति है जिससे पुरुष डरता है, जिससे घबराता है, जिसके आगे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अमूमन हमारे मध्यवर्गीय समाज में स्त्री को लेकर के, पत्नी को लेकर के बहुत सारे चुटकुले ऐसे चलते हैं, और जाहिर है कि उन चुटकुलों के पीछे पत्नी के प्रति प्रेम का भाव नहीं होता, कोई आदर का भाव भी नहीं होता। एक तरह की एक दोहरा व्यक्तित्व हमने बना रखा है अपना, एक पाखंड में डूबे हुए समाज, स्त्री और पुरुष के संबंध को लेकर के जो पुराने समाज हैं वो प्रायः पाखंड में डूबे हुए समाज हैं। तो पाखंड में डूबा हुआ समाज स्त्री को लेकर के, पत्नी को लेकर के तमाम तरह के चुटकुले गढ़ता रहता है। आप उन चुटकुलों को याद करिए और केदारनाथ सिंह की पत्नी की 28वीं पुण्यतिथि पर इस कविता को पढ़िए। पहले वह गई, फिर बारी बारी चले गए बहुत से दिन, और ढेर सारे पक्षी और जाने कितनी भाषाएं, कितने जलस्रोत चले गए दुनिया से जब वह गई। और जो बच गया शून्य, उसमें रहने आ गए झुंड के झुंड शब्द और किताबों के रेवड़ और बर्र की तरह लिखी अनलिखी कविताओं के छत्ते। और इस तरह सामे होती रहें सुबहें, सुबहें धीरे धीरे होती रहीं शाम। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक दिन यह सोचकर जो खाली है शायद कुछ भर जाए। वाया कविता हो आया क्रेमलिन, देख आया लंदन, पेरिस और 7 समुंदर पार का लिबर्टी स्टेचू, यानी एक बूढ़ी चिड़िया की चूं चूं चूं। और जो खाली था होता रहा खाली और खाली। आप देखें कि एक पत्नी की अनुपस्थिति से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे दुनिया भर का जो वैभव है, दुनिया भर का जो ऐश्वर्य है, जो शब्द हैं, उस खालीपन को भर नहीं पा रहे हैं। वो खालीपन का एहसास निरंतर बना हुआ है। ये पत्नी को सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं याद कर रहा है कवि, स्त्री की महत्ता को लेकर के जो एक बोध है, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की, उस बोध को अपनी पत्नी के भीतर महसूस करना, यह कविता महसूस करती है। और उन तमाम सारे चुटकुलों को और मुहावरों को और पाखंड की नैतिकता को ध्वस्त करती हुई यह कविता स्त्री की एक नई परिभाषा गढ़ती है। मित्रों, बात केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्री का जो पहलू है, वो ऐसा पहलू है, जैसा मैंने कहा कि आरंभ से अंत तक, जैसे पूरी कविता
एक जैसे नदी बह रही है। नदी से स्त्री की उपमा कभी यूं ही नहीं देता है। वो गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक जाकर मिलती है, और जितनी छवियां उसकी हैं वो सारी छवियां कवि स्त्री में देखता है। स्त्री का जो माँ का रूप है, केदारनाथ सिंह की कविता में माँ के रूप भी अलग अलग ढंग से आते हैं। माँ सुई और तागे के बीच में, ये कविता का शीर्षक है। उसमें कहते हैं कि पिछले 60 सालों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वह खुद एक करघा है, जिस पर 60 बरस बुने गए हैं, धीरे धीरे तह पर तह, खूब मोटे और गज्जिन 60 बरस। माँ को एक करघे की तरह से उपमित करना मुझे बहुत अद्भुत लगता है। और केदारनाथ सिंह का एक संग्रह उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं आपके ध्यान में होंगी। केदारनाथ सिंह की कविता में बुद्ध और कबीर आते हैं, कबीर का करघा भी आता है, बनारस भी आता है। याद करिए, कबीर अपनी एक कविता में कहते हैं कि जोलहा बीन हो हरिनामा। तो इस करघे पर कबीर ईश्वर को बुन करके रख देते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता में माँ एक करघे की तरह है और वो जीवन को बुन रही है, समय को बुन रही है, संवेदना को बुन रही है, सृजन को बुन रही है। माँ की चर्चा हुई तो गोरकी का जो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है माँ, वह याद न आए संभव नहीं है। जिन लोगों ने वो उपन्यास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि किस तरह से एक माँ जो अपने बेटे से प्रेम करती है और बेटे से प्रेम करने के नाते वो सारी दुनिया से प्रेम करती है। जो उत्पीड़ित मनुष्यता है, जो दुखी लोग हैं, जो बेटे के साथ जुटे हुए श्रमशील लोग हैं, वो सबकी माँ बन जाती है। एक आप सबने पढ़ी होगी, टमाटर बेचने वाली बुढ़िया। वह टमाटर बेच रही है, मुझे टमाटरों की रोशनी में उसका लहकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है। यह माँ का चेहरा है, मैं खुद से कहता हूँ। एक टमाटर बेचने वाली वह टमाटर बेच रही है, मुझे टमाटरों की रोशनी में उसका लहकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है। यह माँ का चेहरा है, मैं खुद से कहता हूँ। मुझे गोरकी की माँ बेहतर याद आ रही है। अद्भुत बात है कि गोरकी के यहाँ माँ है जो बेटे के प्रेम का विस्तार करती है, और जैसे पूरा देश ही उसके बेटे में बदल जाता है, पूरा समाज ही उसके बेटे में बदल जाता है। माँ के प्रेम का ये विस्तारण, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। लेकिन टमाटर बेच रही बुढ़िया के यहाँ कवि को उस बूढ़ी स्त्री में जो सड़क पर बैठकर टमाटर बेच रही है, उसके चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बेटे का एक हृदय है, एक पुरुष हृदय है, जो उस टमाटर बेचने वाली बुढ़िया में अपनी माँ के दर्शन कर रहा है, अपनी माँ को देख रहा है।
यह गोरकी की मां से थोड़ा भिन्न बेटे के हृदय का एक विस्तारण है, जो किसी भी मां को मां के रूप में देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके पीछे की जो चेतना है, वह चेतना स्त्री की महिमा से, स्त्री के अस्तित्व से, स्त्री के करघा होने से, एक ऐसा करघा होने से जिस पर समय बुना जा रहा है, भली भांति परिचित है। इसलिए वह टमाटर बेचने वाली बुढ़िया में अपने मां के दर्शन करता है। इस कविता में आप देखें तो एक हरी पत्तियों के बीच मां का छुपा हुआ चेहरा है, या मां के चेहरे के ऊपर वो हरी पत्तियां हैं। ये जो हरीतिमा आ रही है उस बुढ़िया की टोकरी से, उस टमाटर की टोकरी से, और हरीतिमा और माँ एक दूसरे की पर्याय जैसे बन रही हों, तो मैं जो बात कह रहा था कि ये जो प्रकृति के भीतर आजकल इको फेमिनिज्म की बड़ी चर्चा हो रही है। हम स्त्री और पर्यावरण के बीच एक संगति देखते हैं। आप टमाटर बेचने वाली बुढ़िया कविता को पढ़ें, किस तरह से ये जो हरियाली है दुनिया की, और हरियाली की जिस तरह से दुनिया को ज़रूरत है, उसका विस्तार माँ के ममता में और माँ की उपस्थिति में। और जाहिर है कि ये टमाटर बेचने वाली बुढ़िया माँ नहीं है, उसमें माँ का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। तो स्त्री के जो ममत्व है, उस ममत्व का उस हरियाली के साथ, उस जीवंतता के साथ जो संबंध है, वो अपने आप इस कविता में प्रकट हो जाता है। माँ और मातृभाषा, इसीलिए केदारनाथ सिंह की कविता में लगभग साथ साथ आते हैं। मातृभाषा की चर्चा करते हुए या माँ की चर्चा करते हुए मैं केदार जी के साथ मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला है। केदारनाथ सिंह की जो माता जी थी, उनके दर्शन का अवसर मुझे मिला है। वो सिर्फ भोजपुरी जानती थी। कविता में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, वो सिर्फ भोजपुरी जानती थी। एक दो और ऐसी महिलाएं थीं जिनके बारे में केदार जी चर्चा करते थे, जैसे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और जेएनयू में ही प्रोफेसर थे योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र सिंह की पत्नी भी सिर्फ भोजपुरी जानती थी, और सारी दुनिया योगेंद्र सिंह जी के साथ वो घूम आई थी। वो आती थी केदार जी की माँ से मिलने, और दोनों भोजपुरी में बात करते थे, और दोनों को लगता था कि भोजपुरी के अलावा तो कोई भाषा होती नहीं है, और सारी दुनिया भोजपुरी समझती है। चिड़िया चुरुंग सब भोजपुरी जानते हैं। तो कई बार ये जो एक औपनिवेशिक आधुनिकता है, उसका शिकार होकर के भोजपुरी जानने वाले के प्रति, सिर्फ भोजपुरी जानने वाले के प्रति एक जो भाव पैदा होता है, वह भाव केदार जी में नहीं था, बल्कि एक आदर का भाव था। और एक कविता जो उन्होंने अपनी माँ की मृत्यु पर और माँ को गंगा में प्रवाहित करते हुए उन्होंने लिखी है, जैसे दिया सिराया जाता है। कल माँ को सिरा आया भागीरथी में, कई दिनों से गंगा नहाने की कर रही थी जिद। सो कल भरी दोपहरी में, जब सो रहा था सारा शहर कलकत्ता,
मैंने उसे हथेलियों पर उठाया और बहा दिया लहरों पर। जब वह बहती हुई चली गई दूर तो ध्यान आया, हाय ये मैंने क्या किया। उसके पास तो वीसा है न पासपोर्ट, जाने कितना गहरा था जलमार्ग हो। जल के कस्टम के जाने कितने पछड़े, कुछ देर इस उम्मीद में शायद कुछ दिख जाए। खड़ा खड़ा देखता रहा जल के भीतर की वह गहरी अंधेरी जाम लगी सड़क। और जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने भागीरथी से कहा, माँ माँ का ख्याल रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है। जैसे हम अपनी त्वचा से अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे ही हम अपनी मातृभाषा से अलग नहीं हो सकते हैं और माँ से अलग नहीं हो सकते हैं। कवि केदारनाथ सिंह की जो चेतना है वो स्त्री को, माँ को, मातृभाषा को के बीच की जो परस्परता है, उस परस्परता को जैसे हमारे सामने प्रत्यक्ष करती है, तो केदारनाथ सिंह की कविता में स्त्रियों को देखना, कुछ स्त्री पात्रों को, कुछ स्त्री नामों को, कविताओं के बीच कुछ खास स्त्री चेहरों को देखना, जैसी कि हमारी आदत होती है, नहीं है, बल्कि स्त्री की उस चेतना को देखना है जिस चेतना के होने से यह धरती सुंदर है, यह धरती सरसब्ज है, यह धरती हरी भरी है। स्त्री की उपस्थिति इस दुनिया को अगर सुंदर बनाए हुए है तो वह स्त्री की उपस्थिति है, और यह दुनिया अगर कम सुंदर है, अगर इस दुनिया में कुरूपता व्याप्त हो गई है, तो कहीं न कहीं स्त्री की अनुपस्थिति उसके पीछे जिम्मेदार है। स्त्री की इस विराट महिमा की एक झलक केदारनाथ सिंह की कविताओं में हमको देखने को मिलती है। मैं अपनी बातचीत, क्योंकि समय की एक सीमा होती है और श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए केदारनाथ सिंह की एक आरंभिक कविता की याद दिलाना चाहता हूँ। आरंभिक कविता यानी जो पहले संग्रह बिल्कुल अभी में आई। अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम। बिल्कुल अभी में एक कविता है, अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम। ओस भरे कपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों सी सटी हुई धूप। एक नाम है हल्का सा मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। और भी होंगे, पर जाने क्यों मेरा मन तुझे देखकर सम्मुख कंधों तक उठे हुए पौधों के बीच में सहसा पुकार उठा इसी नाम से। आह, तू न समझेगी, तेरी उस हंसी और मेरे इन शब्दों में युगों का अंतर है। तेरी उस हंसी और मेरे इन शब्दों में युगों का अंतर है, पर मैंने देखे हैं तेरी इस हंसती सी प्रश्न भरी मुद्रा के कुहाछन्न तल में वे बहुत से अधूरे पथ, लक्ष्यहीन मोड़ों पर खींचे हुए रोली के हल्के इशारे और तैरते हवाओं में बहुत से अजन्मे पुल, जिनसे होकर मुझको इस छोटे जीवन के अनगिनती अनाघ्रात अर्थों तक जाना है। मैं हूँ उदास, पर तुझे क्या दुख है, जो गुमसुम खड़ी है यूं मेरे इस सूर्यहीन कंधे पर मुंह रखकर। मेरी नन्ही तितली, मैंने दिया है एक छोटा सा नाम, बस इतनी तो बात है। किंतु तू न जानेगी, मेरी तो सारी यह आयु चुक जाएगी। इससे भी सीधे और इससे भी प्यारे और इससे भी अर्थ भरे
किसी नए नाम के अनवरत अन्वेषण में सिर्फ एक तेरे लिए एक मैं इस कविता की व्याख्या करने नहीं जा रहा हूँ, केवल इशारा कर रहा हूँ कि अपनी छोटी सी बच्ची के लिए एक नाम, और जैसे कवि एक प्रोफेसी कर रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारी पूरा जीवन बीत जाएगा और तुम्हारे लिए सही, सटीक, अर्थवान नाम शायद मैं न खोज पाऊं। मैं निरंतर तुम्हारे लिए एक नए नाम के अनवरत तलाश में रहूंगा और पूरा जीवन। तो ये जो छोटी बच्ची है या माँ है या समय समय पर मिलने वाली दोस्त है, पत्नी है, प्रेमिका है, इन सारे रूपों में वह जो छोटी बच्ची है या वह जो माँ है, उसके भीतर जो एक स्त्री की चेतना है, जिसके बारे में कवि को ये पूरा एहसास है कि पूरा युग बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, हम उसके लिए ठीक ठीक नाम, जो उसकी पूरी शख्सियत को परिभाषित करे, वो ठीक ठीक नाम हमारी भाषा में संभव नहीं है। कवि का काम भाषा को इतना उर्वर बनाना है, इतना जीवंत बनाना है कि वह हर एक जो चीज उपस्थित है, जो चेतना उपस्थित है, जो मनोभाव उपस्थित है, जो संवेदना उपस्थित है, उसको नाम दे सके। नहीं दे पा रहा है। एक छोटी बेटी का नाम नहीं दे पा रहा है। एक स्त्री जब खड़ी होती है तो कविता को ध्वस्त करती हुई कविता के बाहर खड़ी हो जाती है। यह एक संकेत है। भाषा की सीमा हमारे समय की सीमा है, हमारे समाज की सीमा है। स्त्री की उस महिमा को, जो विराट महिमा है, उसे शायद यह समाज, उसको समझने की आंख इस समाज को नहीं मिली है। इसलिए स्त्री को देखने की लियाकत उसको नहीं हुई है। कवि जब भाषा का उत्खनन करता है, भाषा को उर्वर बनाता है, तो भाषा को उर्वर बनाने के साथ साथ समाज को संवेदनशील बनाता है कि समाज में ऐसी आंखें पैदा हों जो आंखें स्त्री को ठीक ठीक देख सकें, पहचान सकें, जान सकें और उसके साथ एक मैत्रीपूर्ण सहज संबंध जीने के लायक अपने को बना सकें। केदारनाथ सिंह की कविताएं हमको यह तमीज़ देती हैं, यह सिखावन देती हैं। आज केदारनाथ सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर बंधुवर विमल कुमार ने ऐसे केदारनाथ सिंह की कविताओं में स्त्रियां, ऐसे विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया, अवसर दिया। मैंने अपनी समझ से कुछ बातें कहीं, कुछ इशारे किए, कुछ छूट गए, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आप सब ने उपस्थित होकर हमारे प्रिय कवि को याद किया। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।